बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं आज़ाद नहीं हूं। अगर मुझे सोचने समझने की सलाहियत अगर ये रियासत नहीं देती तो मेरा यहाँ जीने का भी कोई हक नहीं है। कौन होता है जो मुझे डिक्टेट करे? कौन होता है जो मुझे बताए कि मैंने क्या सोचना है, मैंने क्या कहना है? ये कल सेनेट के इजलास में सेनेटर ओन अब्बासी ने कहा, जो पहले कुछ अरसे के लिए लापता रहे और फिर उनको पकड़ लिया गया और फिर उनकी रिहाई इसलिए हुई कि उन्होंने एक बयान दिया कि जी मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं और मैं सियासत छोड़ रहा हूं या फिर मैं पीटीआई का जनूबी पंजाब का इस सदारत से मुस्तफ़ी होता हूं। कल जो सेनेट का इजलास हुआ उसमें मुल्क में जो हालात हैं उसकी सही मानों में तर्जुमानी की गई और बहुत तल्ख हकाइक भी सामने लाई गई। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि आज बाबर सत्तार के हुक्म के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन को पेश करना है। क्या आईजी पेश कर पाएंगे? क्योंकि कल बाबर सत्तार ने कहा है कि तमाम आईजीज को हुक्म दिया है कि उनको किसी भी तरह कहीं पे भी मिले उनको अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम है तौहीन अदालत का और अदालती कार्रवाई में खलल डालने का। अब इन पर क्यों ये तौहीन अदालत लग रही है कि अगर आपको याद हो कि क्या तमाशा चल रहा था कि अदालतें यहाँ पे जमानत देती थी और दूसरी तरफ फिर पुलिस उनको पकड़ के बंद कर देती थी। जी एमपीओ के तहत हम बंद करें, एमपीओ ना हो गया था, मजाक हो गया था, रेडिंग में चढ़ते हुए लोगों को पकड़ लिया जाता था। वो शख्स जो कि कैद है, जो कि उन्हीं की जेल में मौजूद है, उस पर इश्तियाल अंगेजी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था। यानी कि उस शख्स की इतनी अप्रोच होती है कि आपकी जेल में रहते हुए वो बाहर के लोगों में आराम से अपना मैसेज कन्वे करके उनको इश्तियाल दिला सकता था। तो इसका नोटिस लिया जी अदालत में और बाबर सत्तार ने उनको बार बार बुलाया भी कि जी आप पेश हो। ये क्या मजाक बनाया हुआ है कि हम एक बंदे को जमानत देते हैं, आप बाहर से उसे पकड़ लेते हो। और अगर आप देखें तो शहरियार आफरीदी 16 मई से 16 अगस्त के दरमियान 7 दफा पकड़े जा चुके। उनकी जमानत होती थी, फिर उनको पुलिस पकड़ लेती थी, वो जमानत करवा के बाहर निकल देते, फिर उनको पुलिस पकड़ लेती थी। तो ये हालात तो पाकिस्तान में चल रहे थे और इसका एक्शन लिया था बाबर सत्तार ने। और बाबर सत्तार ने कल जिस तरह सख्ती से हुक्म दिया कि किसी भी तरीके से उनको पेश किया जाए और जितने भी आने जाने वाले उनके जो भी जिसे कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम डाल दिया जाए, कहीं आने जाने ना दिया जाए। और तमाम आईजीज को हुक्म दिया है कि वो मामनत करें, वो पकड़ कर ला कर दें उनको, वो अदालत में डिप्टी कमिश्नर को पेश करें। लेकिन आप ये देखें कि डिप्टी कमिश्नर कितना ताकत रखता होगा, उसके पीछे कितने मजबूत हाथ होंगे कि अदालत की बार बार हुक्म देने के बावजूद भी वो पेश नहीं हो पा रहा। तो आज हुक्म दिया गया है पेश होने का। देखते हैं कि हमारी जो आईजीज हैं जिनके पास तमाम मशीनरी होती है, लॉजिस्टिक्स होती है, एचआर होती है, इंटेलिजेंस होती है, वो अपने डिप्टी कमिश्नर को पेश कर पाते हैं या कोई अजर पेश करते हैं। आज की समात में जो शुरू होने वाली है, अभी अदालत में बाबर सत्तार की अदालत लगने वाली है, तो उसमें हमें पता चल जाएगा। लेकिन अब मैं बात करना चाहूँगी कल जो सेनेट का इजलास हुआ और जिसमें जो तकारीर हुई, जिसमें सेनेटर ओन अब्बासी ने अपनी राय का इजहार किया, साथ में सेनेटर अली जफर थे, सेनेटर मुशाहिद हुसैन थे, सेनेटर मुश्ताक अहमद थे, सेनेटर वलीद थे। इन सब की जो स्पीचेस थी वर्थ लिसनिंग थी। सब ने बहुत बेहतरीन बातें की, बहुत अच्छे अंदाज से बातें की। तो सबसे पहले जो मैंने ओन अब्बासी का कहा कि जिस तरह उन्होंने अपनी रवादात और तल्ख हकाइक बयान किए कि क्या क्या बीती, वो तो एक शख्स है जिस पर बीती। तो यहाँ पे देखो सारे लोग जिनको पकड़ा गया, जो गायब हैं, जिनके कारोबार तबाह हो गए, उन पर क्या गुजरी होगी। और वो जो 9 मई वाली कहानी थी जिसके बाद एक तवील सिलसिला चला था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, वो तो ख़त्म हो गया, वो की तो वक़्त ही नहीं रहेगी, बल्कि उल्टा आपने अपने सरों पे मिट्टी डाल ली कि ये देखो कि ज़बरदस्ती ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई थी कि उनको इतना टॉर्चर, उनको इनका प्रेशराइज कर दिया गया था कि अगर उनको इस सारी चीज़ों से निकलना था तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। इसी तरह इमरान इस्माइल जो सिंध के, उन्होंने भी यही बात की कि जी मुझे हम फोर्सफुली हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम नहीं चाहते थे, हम दिल से नहीं चाहते थे ये करना, लेकिन हम मजबूर थे। तो यानी कि लोगों को मजबूर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। तो उस वक्त तो वो खामोश हो गए थे, लेकिन अब वो बोलना शुरू करें तो खुद आपने जिसे कहते हैं कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा या कुल्हाड़ी पे पाँव मारा, जो भी किया, लेकिन 9 मई की हकीकत अब आपके सबके सामने आ गई है। और अब 9 मई का चूरन शायद ना बिक पाए, क्योंकि जिस तरह लोग आकर गवाहियां दे रहे हैं कि किस तरह फोर्सफुली उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। इसके बाद अगर आप सेनेटर अली जफर की की स्पीच सुनी होगी, तो अली जफर ने पहले तो प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग को डिफाइन किया कि किस तरीके से प्री पोल रिगिंग हुई थी हमारे साथ, फिर किस तरीके से
पोस्ट पोल रिगिंग हुई, उसमें जी चीफ जस्टिस का क्या किरदार रहा, किस तरह उनसे बैट छीना गया और किस तरह से जो है ये आप कह लें कि पीटीआई को साइड लाइन किया गया। उन्होंने सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में डिस्क्राइब की गई। उन्होंने ये भी कहा गया कि उन्होंने रेफ़र भी किया गया कि जो बेनज़ीर के टाइम में एक मुकदमा होता है जिसे 17 रुकनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच 17 रुकनी बेंच ने सुना था और उन्होंने कहा था कि ये सिंबल किसी पार्टी का नहीं होता, ये अवाम का होता है, आप इसे नहीं ले सकते। तो उसी केस को, उसी सिंबल को 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ले लिया और उन्होंने उस केस को देखा तक भी नहीं, रेफ़र भी नहीं किया गया। और उन्होंने कहा है कि जी ये अवाम के मैंडेट चोरी हुआ है, उस पर डाका डाला गया है और हीलिंग टच की ज़रूरत है। जी हीलिंग टच होना चाहिए, लेकिन हीलिंग टच क्या है? हीलिंग टच यही है कि जिसका मैंडेट है आप उसको पावर दें, आप इंसाफ करें। आप रिगिंग में जो जा रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने फिर बताया कि जिस तरह रिगिंग हुई और जो हालात बन रहे हैं, ये तो जिस तरह आप काम कर रहे हैं, इस तरह तो आप एक इनकलाब को दावत दे रहे हैं और एक क्योस और अफरा तफरी फैली गई है। और उन्होंने फिर इमरान खान पर जो केसेस बने हैं, जिस पर उन्होंने सजाएं दी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ये केसेस सेट असाइड ना हुए तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये जहरीला जहर होगा, जिसे तमाम पॉलिटिकल पार्टी मोर और लॉस जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो आज नहीं तो कल ज़रूर सफ़र करेंगे। और अगर तो यही चीज़ें हालात जारी रहा, यही कोशिशें जारी रही, अवाम का मैंडेट चोरी होता गया, तो फिर मुल्क में अनारकी ही है। लेकिन अनारकी होगी क्या? मुल्क में अभी भी अनारकी है। जिस तरह आपने देखा कि इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी जमहूरी उससे निकाल कर एक अथॉरिटेरियन रिजीम के हेड में डाल दिया है। तो मैं तो ये 2 साल पहले से कह रही थी, जब से ये रिजीम चेंज हुआ था और जो हालात वाक़या हुए थे, मैं हमेशा यही कहती रही कि ये एक अथॉरिटेरियन स्टेट बन चुकी है। लेकिन खैर से हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ जो भी हैं, उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक से निकाल कर अथॉरिटेरियन रिजीम में डाल चुका है। और उन्होंने कहा है कि जो भी हुकूमत आएगी उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी, उसको काफ़ी ज़्यादा बुरानों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें जी एजुकेशन है, इकोनॉमिक है, हेल्थ है, ब्रेन ड्रेन है। जिस तरह लोग जा रहे हैं, हमारे पास रिजर्व्स नहीं, और अब आप देख लें कि हमारे पास सिर्फ 8 अरब के रिजर्व्स मौजूद हैं और अभी IMF की हमने किस्त भी देनी है, हम कहाँ से देंगे? मार्च में हमारा बेल आउट प्रोग्राम भी है, किस तरह वो निगोशिएट करेगी वो हुकूमत जिसके पास लेजिटिमेसी ही नहीं होगी। और जिस तरह ये मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी कोई वक़्त नहीं होगी, अवाम में पज़िराई नहीं होगी और उनके फ़ैसले अवाम नहीं मानेगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की थी। इसके बाद जी सेनेटर मुश्ताक आए थे और सेनेटर मुश्ताक ने बात की थी, और सेनेटर मुश्ताक ने जो बात की थी, उन्होंने कहा था, पहले तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है ना, उन लोगों को जितवा दिया गया है जो ड्रग माफिया हैं, उन लोगों को जितवा दिया गया जो पाकिस्तान के नेशनल ही नहीं है, और इसमें पैसे दिए गए हैं, लोगों को पैसे दिए गए हैं, इलेक्शन खरीदा गया है। और रिजल्ट्स का तो पहले ही उन्होंने बना लिया था, इलेक्शंस को बेचा गया है। उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया है कि किस तरह से धांधली की गई है। और उन्होंने कहा है जिन्होंने भी इलेक्शन रिगिंग की है वो कौमी मुजरिम हैं, वो दस्तूर के मुजरिम हैं, वो मुल्क के गद्दार हैं। इसी के लिए उन्होंने अपनी 3-4 डिमांड, जिसे कह लें 3-4 सजेशंस पुट अप की थी। उनमें से सबसे पहले उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन माफ़ी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफ़ी हो जाए, चीफ इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 के मुताबिक कार्रवाई की जाए। और उसमें उन्होंने कहा है कि जो 50 अरब रुपए खर्चा हुआ है इस इलेक्शन में, जिसको रिग किया गया है, उसका पैसा भी इन्हीं लोगों से वसूल किया जाए। और उन्होंने कहा है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो पूरी ये जो धांधली हुई है और जो इलेक्शन कमीशन है और इदारे हैं उनकी प्रॉपर बाख्तियार जुडिशल कमीशन हो जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे और फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट मुंतखब करे और सारा कुछ कंसिडर करे। तो इन्होंने 3-4 बातें की थी और एक चीज़ तो कॉमन थी, और वो कॉमन ये थी कि सब ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो जाए। उन्होंने कहा है कि उन पर आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि उन्होंने धांधली की है, उन्होंने मुल्क और कौम के साथ गद्दारी की है, मुल्क की सालमियत, मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेला है, तो वो जो है गद्दारी के मुर्तकिब होते हैं और आर्टिकल 6 के मुताबिक उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह चीफ जस्टिस के भी इस्तीफे की आवाज़ें उठती आई हैं, जो बहुत प्रोमिनेंट नहीं थी लेकिन फिर भी उठती आई हैं। इसके बाद जी
مشاہد حسین صاحب نے بھی بات کی اور سینیٹر ولید نے بھی بات کی. سینیٹر ولید نے بھی وہی ایکسپلین کیا کہ کس طرح ریگنگ ہوئی اور کس طرح لوگوں کے مینڈیٹ ان کو نہ ملے تو کیا ملک میں حالات ہوں گے. اور مشاہد حسین سید جو کہ ہمارے استادوں میں سے ہیں اور میں ان کی صلاحیت کی ہمیشہ سے فین رہی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ جتنے بھی ڈاکومنٹس ان کے پاس لے جاؤ وہ انگلی وہاں پہ رکھیں گے جہاں پہ غلطی ہوگی. لیکن کل جو انہوں نے ہیلنگ ٹچ کی بات کی, بہت اچھی بات کی کہ اب ملک میں یہ وقت آ گیا ہے کہ اب اور افراتفری اور بروٹیلٹی سفاکیت کا یہ ملک جو ہے نا اب برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر یہی سب کچھ کنٹینیو رہا تو خدا نہ خواستہ ہم اس بند گلی میں چلے جائیں گے جہاں پہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. انہوں نے ہیلنگ ٹچ کی بات کی, لیکن جو ان کا ہیلنگ ٹچ تھا وہ مور اور لائک ایک پارٹی کو بینیفٹ دے رہا تھا. جس طرح وہ پی ایم ایل این سے بلانگ کرتے ہیں تو انہوں نے کوشش کی ہے اس ہیلنگ ٹچ میں نا فائدے سارے پی ایم ایل این کو دے دیے جائیں. انہوں نے کہا جی کہ پریزیڈنٹ بنا, ایک نیشنل حکومت بنا دی جائے اور خود ہی ساری سیاسی پارٹی مل کر بیٹھ جائیں. بالکل صحیح ہے, سارے سیاسی پارٹیز کو, پولیٹیشنز کو خود بیٹھنا چاہیے, کیونکہ جب تک یہ خود نہیں بیٹھیں گے تب تک انٹرونشن ہوتی رہے گی. ہم جو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آ گئی, اسٹیبلش نے ہمیں یہ کروا دیا, وہ کیوں کروا دیا؟ اس نے اس لیے کروایا کہ آپ کی اپنی صفوں میں اتحاد نہیں تھا, آپ خود ان کا کندھا بننے کی کوشش کرتے ہو. آپ کیوں بنتے ہو؟ آپ انکار کر دو, آپ کہو کہ یہ پولیٹیکل میٹر ہے, ہم پولیٹیشنز مل کر, ہم پولیٹیکل پارٹی مل کر کام کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا. ہم سب کو اپنے مفادات کے لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر دوسری پارٹی کو برا بھلا کہتے ہیں, پھر جب دوسری پارٹی بیٹھتی ہے تو وہ پہلی والی پارٹی کو برا بھلا کہتی ہے. تو اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. یہاں تک مشاہد حسین سید صاحب بالکل ٹھیک ہے, میں ان سے ایگری کرتی ہوں, لیکن جہاں پہ وہ بات کرتے ہیں کہ جب نیشنل پارٹی بنتی ہے تو جی نواز شریف پریزیڈنٹ بن جائیں, اور جس طرح انہوں نے سجیشن دی, تو یار جس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, جس کو جس طریقے سے لے کر آیا گیا ہے, جس طرح قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس کا کیسز کو کلیئر کرنے کے لیے, جس طرح عوام کو بتایا گیا کہ تم محکوم ہو, تم غلام ہو اور وہ بادشاہ ہے, وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے. یہ ثابت کیا گیا ہے کہ نواز شریف قانون اور آئین سے بالا تر ہے. جس طرح اس کو لے کر آئے تو آپ اس شخص کو جس کو مینڈیٹ بھی نہیں لیا نا, یا تو چلو قانون توڑ دیا, اس کے لیے سب کچھ کر دیا تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے, لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب ایک ریجیکٹڈ شخص کو آپ سجیسٹ کرو کہ ہم پریزیڈنٹ بنا دیں تو بڑی حیرت کی بات ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے, کہیں یہ نہ ہو کہ جی ایچ کیو والے ڈنڈا لے کر آئیں اور پھر آپ سب کو کہیں سٹ ڈاؤن, تو پھر آپ سب کو بیٹھنا پڑے گا. تو یہاں پہ یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے, کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا پرسوں رات تک کی بات ہے کہ ڈیڈ لاک ہو چکا تھا پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این نے, اور انہوں نے بات چیت بھی کی تھی بلاول نے کہ جی ابھی ہماری کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھی ہے. اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا کہ اسی رات کو, پرسوں والی رات کو اسحاق ڈار نے بھی کہا تھا کہ ہم کوئی پریس کانفرنس کر دیں گے, لیکن یہ پرسوں رات تک نہیں کر پائے, ان کے درمیان ڈیڈ لاک ہو گیا تھا, کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھی تھی. تو اور پھر بلاول بھٹو اور یہ سب منظر عام سے کچھ گھنٹوں کے لیے غائب رہے. تو جس طرح مشاہد حسین سید نے کہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ ڈنڈا لے کر آئیں اور کہیں سٹ ڈاؤن, تو کل پھر اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی گئی تو ان کے چہروں کے تاثرات سے یہی لگ رہا تھا کہ جیسے ڈنڈے کے زور پہ ان کو بولا گیا ہے سٹ ڈاؤن, اور بندر بانٹ کروائی گئی ہے. اور پھر فائنلی ڈنڈے کے زور پہ سٹ ڈاؤن ہو کر انہوں نے اتحاد ہو گیا ہے, بندر بانٹ ہو گئی ہے. کہہ دیا گیا ہے کہ جی آصف زرداری صاحب صدر ہوں گے, شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے, اسپیکر جی پی ایم ایل این کا ہوگا, چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا, گورنر پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ہوگا, سندھ میں ایم کیو ایم کا ہوگا. اور ابھی تو وزارتوں پر بھی بندر بانٹ ہے بھائی, آئی پی پی کو بھی تو انہوں نے حصہ دینا ہے, باقی کاف لیگ کو بھی تو حصہ دینا ہے, تو ابھی تو بڑی بندر بانٹ ہونی ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی وزارتیں نہیں چاہیے, پیپلز پارٹی نے کہا ہے. لیکن جی یہ اتحاد ہوا ہے ضیاء الحق کے روحانی بیٹوں اور بھٹو کے نواسے کے درمیان. کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, لیکن پاکستان میں تاریخ جتنی شفافیت سے اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. جس طریقے سے تمام کردار, چاہے وہ ماضی سے تعلق رکھتے ہوں یا حال سے تعلق رکھتے ہوں, ایکسپوز ہو رہے ہیں, ننگے ہو رہے ہیں, عوام کو ان کی حقیقت سامنے آ رہی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. اور یہی جو شفافیت ہے نا, ان لوگوں کی نظام کی شفافیت ہے, یہ مزاحمت اور انقلاب کی راہ کو ہموار کرتی ہے.
اب زندگی یا تاریخ کے پنوں میں آپ کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھی نہیں رہتا، جسے کہتے ہیں نا موت تو برحق ہے، آج نہیں تو کل سب نے مر جانا ہے۔ ایوب چلا گیا، یحییٰ چلا گیا، ضیاء الحق چلا گیا، مشرف چلا گیا، جسٹس منیر چلا گیا، جسٹس مولوی مشتاق چلا گیا، جسٹس افتخار کہیں گمنام زندگی گزارا ہے، لیکن بات ہی رہ جاتی ہے کہ تاریخ کے بدبودار پنوں میں سیاہ سیاہی سے آپ اپنا نام لکھواتے ہو یا تاریخ کے خوشبودار پنوں میں زعفران کے قلم سے آپ اپنا نام لکھواتے ہو، یہ میٹر کرتا ہے۔ آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کا کام بولتا ہے۔ تو اب یہ لوگ وہ کردار ہیں جنہوں نے اپنا نام تاریخ میں لکھوا چکے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ کس کا نام کس پنوں میں ٹھہرا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔